तो मेरे बच्चों, आज हमें शीट नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन की थ्योरी कंप्लीट करनी है। ध्यान से सुनिएगा, कई चीजें आप लोगों को सिखाऊंगा। देखो, शीट नंबर 1 में कनेक्टेड मोशन वगैरह तो मैं आपको अलग से वीडियो दे चुका, टेंशन वाली थी ना। आज हम करेंगे उससे आगे। तो कौन कौन सी हेडिंग है देख लो बेटा। देख, सबसे पहले तो आज आपको पढ़ना है इफेक्टिव वेट के बारे में, वो भी दो तरीकों से। कल न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे इसके शीट नंबर 1 के। सिर्फ किस लिए? आप लोगों ने मेहनत करके 7 वीडियोस पहले देख ली ना, तो हम 7-8 डेज आगे चले गए। नहीं तो ये काम जो आज मैं करा रहा हूं, आज से 1 हफ्ते बाद होता। अब उम्मीद यही करूंगा कि पढ़ रहे हो, सारे देख रहे हो, डाउट पूछ रहे हो। तो मेरे बेटा, सबसे पहले लिफ्ट के अंदर का केस बहुत गौर से सुनना। एक तो मैं बताऊंगा इफेक्टिव वेट क्या होता है रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर स्यूडो फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे बेटा, जब आप वेइंग मशीन पर खड़े होते हो, सबका अटेंशन पूरा हो जाए बेटा। जब आप वेइंग मशीन पर खड़े होते हो तो वेइंग मशीन क्या नापती है? तो अधिकतर बच्चे कहेंगे सर हमारा वेट। यही कहोगे कि सर वेइंग मशीन तो वेट मेजर करेगी, जबकि वो वेट नहीं मेजर करती, वो मेजर करती है रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब हम वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो हम वेइंग मशीन को नीचे दबाते हैं, वो है एक्शन। और वेइंग मशीन हम पर ऊपर की तरफ लगाती है रिएक्शन। जैसे ये वेइंग मशीन है, कोई आदमी इसके ऊपर खड़ा हो गया, वो इसे मशीन को नीचे दबाता है अपने वेट से, तो मशीन ऊपर की तरफ लगाती है रिएक्शन। अब मशीन जितनी रिएक्शन लगाती है उतनी रीडिंग दिखा देती है कि भाई आप इतने। मेरा माइक ऑन है किसी का, प्लीज अपने आप ऑफ कर लो, नहीं तो मुझे जाके करना पड़ेगा। तो वेइंग मशीन जो रिएक्शन लगाती है वो यहाँ रीडिंग दिखा देती है। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन में जमीन पर जब आप खड़े हो तो एक्शन रिएक्शन तो इक्वल एंड अपोजिट है। जितना हमारा वेट है उतनी रिएक्शन है, क्योंकि वेट है एक्शन और ये है रिएक्शन। तो ग्राउंड पर यदि आप खड़े हैं तो ये सही रीडिंग दिखाती है, क्योंकि बेटा ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो मशीन दिखाती है रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को कहते हैं इफेक्टिव वेट। मशीन क्या बताती है? रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं इफेक्टिव वेट। तो जिस भी न्यूमेरिकल में आपसे कहें कि इफेक्टिव वेट बताओ, तो आपको बताना है वेइंग मशीन की रिएक्शन। टेंशन की जब आपने वीडियोस पढ़ी होंगी तो आपने अच्छी तरह से सीखा होगा, यदि एक ही बॉडी पर 2 फोर्स लग रहे हों। सर, हाँ बोलो बेटा। सर, एक बच्चे को अंदर ले लीजिए। ओके, 1 नहीं 3 करता हूं अभी। बेटा ये मिराया, अपनी आइडेंटिटी दीजिए। मिराया नाम से एक बच्चा एंटर हुआ है, मिराया 3A। बगैर आइडेंटिटी के मैं हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा ग्रुप से। गया। कोई फ्रॉड है, घुसने की कोशिश करता है रोज। तो मेरे बेटा, इफेक्टिव वेट रिएक्शन है। समझ में आ गया अब तक? मैं ये बता रहा था कि यदि किसी बॉडी पर ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो, नीचे वाला कम, तो ये ऊपर जाएगी। यदि कोई बॉडी अपवर्ड जा रही है तो पूछने की जरूरत नहीं, गारंटेड अपवर्ड फोर्स बड़ा है। भाई ये बता, यदि मेरे पे 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, तो मैं मूव कर ही नहीं सकता। लेकिन यदि मेरे पर अनइक्वल फोर्स लग रहे हैं, एक तरफ लार्ज एक तरफ स्मॉल, तो मैं हमेशा लार्ज की तरफ चलूंगा। तो जिधर की तरफ मैं चल रहा हूं उधर की तरफ वाला फोर्स बड़ा है। अब क्वेश्चन आता है, यदि मैं एक वेइंग मशीन पर खड़ा हूं लिफ्ट के अंदर, वेइंग मशीन पर खड़ा हूं लिफ्ट के अंदर, तो क्या वेइंग मशीन सही रीडिंग देगी? तो जवाब है मोशन पे डिपेंड करेगा। यदि लिफ्ट ऊपर जाएगी तो हमारा वेट गलत आएगा,
यदि लिफ्ट नीचे जाएगी तो हमारा वेट गलत जाएगा। डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन से जा रही है या कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो उसी चीज को हमें डिटेल में पढ़ना है कि लिफ्ट के अंदर हमारा वेट क्या होता है। पिन ड्रॉप साइलेंस रखिए और ध्यान से देखिए, 3 केस बनेंगे। केस नंबर 1, ये लिफ्ट है जिसके अंदर एक वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ग्रेविटी पर्सन को नीचे की तरफ खींच रही है mg फोर्स से। ग्रेविटी ने पर्सन को नीचे खींचा विद द फोर्स mg। बेटा जो हमारा वेट है वो और कुछ नहीं, ग्रेविटी का लगाया गया फोर्स है। ठीक है बेटा, तो ग्रेविटी ने तो पर्सन को नीचे खींचा mg से। अब इस वेइंग मशीन ने ऊपर की तरफ रिएक्शन लगाई। जब पर्सन वेइंग मशीन को दबाएगा तो वेइंग मशीन रिएक्शन लगाएगी। यानी दिस पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग 2 फोर्सेस। एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डाउनवर्ड, और दूसरा रिएक्शन ऑफर्ड बाय द वेइंग मशीन, वो है अपवर्ड। अब यहां पर 3 केस बनते हैं। केस नंबर 1, यदि लिफ्ट रेस्ट पर है, रुकी हुई है, तो आदमी भी रुका हुआ है। और आदमी रुका हुआ कब हो सकता है? जब उसके ऊपर लगने वाले दोनों फोर्स बराबर हो, यानी R और mg इक्वल हो। R इज इक्वल टू mg। लेकिन R को तो इफेक्टिव वेट कहते हैं क्योंकि वेइंग मशीन रिएक्शन को नापती है, तो ये रिएक्शन होता है इफेक्टिव वेट। तो इफेक्टिव वेट हो जाता है mg। यदि लिफ्ट रुकी हुई है तो हमारा वेट mg है। जो वेइंग मशीन रीडिंग दिखाएगी वह mg दिखाएगी। तो ये कब आया? जब लिफ्ट इज एट रेस्ट। अब मेरे बेटा यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, ध्यान से सुनते रहो। टिपिकल कुछ नहीं होता, जो समझ में ना आए, मेरी डेफिनेशन वही है कि जो समझ में ना आए वो टिपिकल है और जो समझ में आ जाए वो इजी है। कई बच्चे कहते हैं ना सर पेपर डिफिकल्ट आया था। अबे भैया पेपर डिफिकल्ट नहीं था, तुम्हें आता नहीं था। अब मान लो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो गारंटेड पर्सन पर लगने वाली रिएक्शन लार्ज है। भाई ये पर्सन 2 फोर्स महसूस कर रहा है, ऊपर और नीचे। यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो पर्सन भी ऊपर जा रहा है। अब पर्सन ऊपर जा रहा है यानी अब ऊपर ले जाने वाला फोर्स बड़ा है और ऊपर की तरफ धक्का देने वाला फोर्स है रिएक्शन। मतलब रिएक्शन बड़ी है, mg छोटा है। इस पर्सन पर कोई तीसरा फोर्स ही नहीं लग रहा। 2 फोर्स लग रहे हैं, ऊपर की तरफ रिएक्शन, नीचे की तरफ mg। R बड़ा होगा तो ऊपर जाएगा, mg बड़ा होगा तो नीचे जाएगा, दोनों बराबर होंगे तो रुका रहेगा। तो यानी यहां पर पर्सन ऊपर जा रहा है तो R बड़ा है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द पर्सन? तो नेट फोर्स ऑन द पर्सन इज R माइनस mg। बिगर में से स्मॉलर को माइनस कर दो। ये है नेट फोर्स ऑन द पर्सन और नेट फोर्स होता है ma के बराबर। तो R माइनस mg इज इक्वल टू ma, तो R हो जाएगा mg प्लस ma। m कॉमन ले लो, g प्लस a, और R कहते हैं इफेक्टिव वेट को, तो इफेक्टिव वेट हो जाता है mg प्लस a। तो जब लिफ्ट अपवर्ड जाती है तो हमारी जो इफेक्टिव वेट आता है वो आता है mg प्लस a। यानी कि वेइंग मशीन की रीडिंग नॉर्मल से ज्यादा आती है। नॉर्मली यदि आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो 40 किलो 50 किलोग्राम वेट दिखा रही है, ऊपर जाएगी तो हो सकता है 60 किलोग्राम दिखाने लगे, 70 किलोग्राम दिखाने लगे। अब यदि लिफ्ट डाउनवर्ड जाने लगे विद एक्सेलरेशन ए, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, तो जो बालक बेटा ध्यान से सुन रहा होगा वो समझ गया mg बड़ा है या r। यदि r बड़ा होता तो पर्सन ऊपर जाता, mg बड़ा होगा तो नीचे जाएगा। तो ये पर्सन नीचे तब जाएगा जब r से mg बड़ा है, यानी डाउनवर्ड ले जाने वाला फोर्स mg इज बिगर देन r। तो नेट फोर्स कितना होगा? बिगर माइनस स्मॉलर, यानी डाउनवर्ड जाते समय होगा mg माइनस r नेट फोर्स। और नेट फोर्स होता है ma।
इसे सॉल्व करोगे तो आर आ जाएगा mg माइनस ma। तो आर कहलाता है इफेक्टिव वेट, ये बन जाएगा mg माइनस a। ये है पर्सन का इफेक्टिव वेट यदि लिफ्ट डाउनवर्ड जाए। तो इफेक्टिव वेट का फॉर्मूला क्या है, mg माइनस a। ये कब लगता है, जब लिफ्ट डाउनवर्ड जाए। 100 बात की एक बात, यदि लिफ्ट रेस्ट पर है तो हमारा वेट है mg। गौर से सुन लो, ध्यान से सुन लो। यदि लिफ्ट अपवर्ड जाए तो हमारा वेट जो इफेक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा mg प्लस a, यदि लिफ्ट अपवर्ड जाती है। और यदि लिफ्ट डाउनवर्ड जाएगी तो हमारा इफेक्टिव वेट हो जाएगा mg माइनस a। कैसे, वो सारा प्रूफ आपको समझाने लग रहा हूं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि लिफ्ट के अंदर हमारा वेट बढ़ता है घटता है, तो आप कहेंगे डिपेंड करता है। हमारे वेट का फॉर्मूला, इतने में मिटा रहा हूं, रिवाइज कराता रहा हूं। हमारे वेट का फॉर्मूला, इफेक्टिव वेट का फॉर्मूला रुकी हुई लिफ्ट में होता है mg, ऊपर जाती हुई लिफ्ट में हमारे वेट का फॉर्मूला हो जाता है mg प्लस a, और नीचे जाती हुई लिफ्ट में हमारे वेट का फॉर्मूला हो जाता है mg माइनस a। रेस्ट पर यदि लिफ्ट है तो हमारे इफेक्टिव वेट का फॉर्मूला हो जाता है mg। यदि लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तो इफेक्टिव वेट का फॉर्मूला हो जाता है mg प्लस a। और यदि लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है तो इफेक्टिव वेट का फॉर्मूला हो जाता है mg माइनस a। अब यहां पे कई बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, वो सोचते हैं कि लिफ्ट ऊपर जाएगी तो हमारा वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि mg प्लस a हो गया, और लिफ्ट नीचे जाएगी तो हमारा वेट घटेगा ही घटेगा। मेरे बेटा ये फॉर्मूला है, अभी इसके अंदर 3 केस बनेंगे। ऊपर जाती हुई लिफ्ट में भी 3 केस होंगे और नीचे जाते समय की लिफ्ट में भी 3 केस होंगे, रुके हुए में नहीं होने के। फॉर्मूला तो यही लगाना है, लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तो फॉर्मूला, यदि कोई पूछे हमारे इफेक्टिव वेट का क्या फॉर्मूला है, mg प्लस a, बिना पूछे कह दो mg प्लस a। तो क्या हमारा वेट राइज हो गया? अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी पहले पूरा पढ़ ले। जान के 3-3 बार बोल रहा हूं कि दिमाग में घुस जाए। लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है तो हमारे इफेक्टिव वेट का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा mg माइनस a। बढ़ गया या घट गया, अभी पढ़ते हैं। मेरे बेटा जब हमारी लिफ्ट अपवर्ड जाती है तो पहले उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, स्पीड बढ़ाती है, फिर वो कांस्टेंट स्पीड से यानी 0 एक्सेलरेशन से चलती है, और फिर उसके बाद वो ब्रेक लगाती है यानी एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाता है, रिटार्डेशन। अच्छा चल, अपने आप लॉजिकली सोच। तुम लिफ्ट में चढ़े ऊपर की तरफ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं स्पीड का राइज करना, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं स्पीड का रिडक्शन, और 0 एक्सेलरेशन कहते हैं कांस्टेंट स्पीड से चलना। तुम लिफ्ट में बैठे तो क्या लिफ्ट ऊपर जा रही है तो स्पीड बढ़ाती जाएगी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 10, 10 से 20, 20 से 50, छत फाड़ के बाहर? ऐसे होगा क्या? नहीं भाई। क्या वो हमेशा, अपने दिमाग से अपने दिल से पूछ, क्या वो हमेशा अपनी स्पीड बढ़ाती रहेगी? पहले वो स्पीड बढ़ाती है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर कांस्टेंट स्पीड से चलती है, 4, 4, 4, 4, फिर ब्रेक मारती है, रिटार्डेशन होता है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0, और फ्लोर पे रुक जाती है। जा तो ऊपर ही रही है, लेकिन पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, फिर 0 एक्सेलरेशन के साथ, और फिर निगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन के साथ। फॉर्मूला यही लगेगा। अब मुझसे कहते हैं कि इफेक्ट रियल वेट तो mg है, ये जो इफेक्टिव वेट है तीनों केस में, ये रियल वेट से ज्यादा है या रियल वेट से कम है? तो जवाब है जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, चाहे वो 2 है या 3 है,
तो यदि एक्सेलरेशन 2 है तो आप रखोगे g+2, एक्सेलरेशन 3 है तो रखोगे g+3, एक्सेलरेशन 5 है तो g+5, यानी हर हाल में mg से बड़ा आएगा। mg से बड़ा आएगा यानी कि इफेक्टिव वेट हमारा रियल वेट से ज्यादा होगा। जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, स्पीड बढ़ेगी, तो मशीन की रीडिंग हमारी रियल वेट से ज्यादा आएगी। थोड़ी देर बाद लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, जीरो एक्सेलरेशन, और जब जीरो एक्सेलरेशन होगा तो इफेक्टिव वेट होगा mg+0 यानी कि mg। उस समय वेइंग मशीन में रीडिंग mg आएगी यानी कि रियल आएगी। उसके बाद ब्रेक मारेगी, रिटार्डेशन होगा, जाओ ऊपर ही रही है लेकिन अब ब्रेक मार रही है, रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। चाहे a की वैल्यू -2 हो या -3 या -5, तुम बताओ यदि a को -2 रख दिया तो फॉर्मूला भले ही mg+a है, यदि a को -2 रख दिया तो mg-2 हो जाएगा। a को -5 रख दिया तो वेट का फॉर्मूला mg-5 हो जाएगा, यानी हर हाल में mg से कम आएगा, यानी इफेक्टिव वेट mg से कम आएगा, रियल वेट से कम आएगा। तो मैं आपको, ये तो मैंने सारा लॉजिक पढ़ा दिया, फॉर्मूला एक ही याद रखना, लिफ्ट यदि अपवर्ड जा रही है तो वेट का फॉर्मूला है, इफेक्टिव वेट का फॉर्मूला है mg+a। लेकिन mg+a में का मतलब ये नहीं कि वेट गारंटेड बढ़ेगा, इसका मतलब ये है कि a पॉजिटिव हो तो वेट बढ़ेगा, a 0 हो तो वेट उतना ही रहेगा, और a नेगेटिव हो तो वेट सब्ट्रैक्ट लेस भी हो जाएगा। जो होशियार और समझदार बच्चे हैं वो आगे का केस भी समझ गए, उन्हें भी पता है यहां लिफ्ट अब नीचे जाना शुरू करेगी, यहां से यहां जाएगी। तुमने देखा पहले मैंने यहां 1, यहां 2, यहां 3 लिखा था क्योंकि 1 से 2 पे गई, 2 से 3 पर ऊपर जा रही थी, अब वो ऊपर से नीचे जा रही है। इसके ना बाद में वीडियो देख करके नोट्स बना लेना, ये जो हमारी शीट के नोट्स हैं, हमें समय ज्यादा मिल रहा है तो मैं उससे ज्यादा डिटेल में वीडियो में नोट्स बता रहा हूं, बनवा रहा हूं। शीट में है लेकिन उतनी डिटेल में नहीं है जितनी डिटेल में यहां वीडियो में है। समय आपने मुझे खूब प्रोवाइड कर रखा है, खूब पढ़ते रहो। अब बताओ, ये लिफ्ट नीचे जाती है तो पहले वो स्पीड बढ़ाती होगी यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर कांस्टेंट स्पीड से चलती होगी, जीरो एक्सेलरेशन, फिर यहां भी ब्रेक मारती होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन, पहले स्पीड बढ़ती होगी 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, फिर कांस्टेंट स्पीड से चलती होगी 3, 3, 3, 3, 3, और फिर ब्रेक मारती होगी 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। यानी एक्सेलरेशन प्लस भी हो सकते हैं, जीरो भी और माइनस भी। तो इफेक्टिव वेट क्या होगा, ग्रेटर देन रियल वेट या लेस देन रियल वेट या इक्वल टू रियल वेट। तीन केस, यदि एक्सेलरेशन मान लो पॉजिटिव है जैसे 2, यदि एक्सेलरेशन है 2 तो ये बन जाएगा mg-2 यानी कि लेस देन mg। एक्सेलरेशन है 5 तो mg-5 इक्वली होगा, लेस देन mg। और जब एक्सेलरेशन 0 है तो mg-0 यानी कि रियल वेट इज इक्वल टू mg। और जब a नेगेटिव है जैसे -2 है तो mg-2, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि बेटा ये मोर देन mg आएगा। सीधी सी बात, तुम्हें ये सारे केस समझने हैं, याद ये फॉर्मूला रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है कि लिफ्ट अपवर्ड जाए तो फॉर्मूला mg+a लगाना है वे इफेक्टिव वेट का, और लिफ्ट डाउनवर्ड जाए तो इफेक्टिव वेट का फॉर्मूला mg-a लगाना है। रुकी हुई लिफ्ट में तो इफेक्टिव वेट सही आता है mg। अब तुमसे कहें बढ़ गया या घट गया तो वो तो डिपेंड करेगा कि उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है या नेगेटिव रखनी है या 0 रखनी है। ये था इसका पहला तरीका। अब मैं लिफ्ट वाला केस एक बार और बताऊंगा, वो बताऊंगा रिएक्शन से नहीं, स्यूडो फोर्सेस से। स्यूडो फोर्सेस, अभी तो हमने कह दिया कि इफेक्टिव वेट रिएक्शन को कहते हैं, अधिकतर बुक्स ने ऐसे ही समझा दिया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक नया कंसेप्ट है, शायद 9th 10th में सुना भी नहीं होगा, उसका नाम है स्यूडो फोर्सेस।
अच्छा, वेट क्या है? कैसे हम अपना वेट महसूस करते हैं? तो जितना हम पर फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के कारण, वही हमारा वेट है। जो हम फोर्स, वेट और कुछ नहीं, फोर्स का दूसरा नाम है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप एक बार फिर देखेंगे। अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं फोर्स करूं कि नहीं बेटा देखना, आप खुद देखेंगे आज कल जब भी समय मिले। अब आते हैं बेटा स्यूडो फोर्सेस। स्यूडो फोर्सेस क्या है? सबसे पहले तो स्यूडो की स्पेलिंग PSEUDO, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है, एक सच्चा फोर्स नहीं, एक झूठा फोर्स है। इस फोर्स को कोई नहीं लगाता, लेकिन फिर भी हमें ये महसूस होते हैं। जो फोर्स हम पे लगाया ही नहीं किसी ने, लेकिन हमने महसूस किया, ऐसे फोर्स को कहते हैं स्यूडो फोर्स। मेरी बात समझ लो, यदि किसी ने सच में मेरे को धक्का दिया और मैं गिर गया तो ये एक रियल फोर्स था, लेकिन किसी ने मुझे छुआ भी नहीं और मुझे झटका लगा और मैं गिर गया, यह है स्यूडो फोर्स। अब आप में कई बच्चे कह रहे होंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, कोई हम पे फोर्स ना लगाए और हम महसूस करें उसे? क्यों बेटा, एक बात बता। इनर्शिया। बाइक के पीछे बैठे हो, बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, बाइक के पीछे बैठे हो, अचानक बाइक वाले ने तेजी से बाइक आगे बढ़ा दी और मैं गिर पड़ा, मुझे झटका लगा, किसी ने धक्का थोड़ी दिया, लेकिन मेरे को तो फोर्स महसूस हुआ। जो फोर्स मुझे महसूस हुआ उसे बोलते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट होते हैं। मैं बस में बैठा जा रहा हूं, अचानक बस के ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया, मेरे को झटका लगा, मैं जाकर के सामने, मेरा सिर सामने की सीट से टकरा गया। मुझे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे फोर्स लगा, लेकिन किसी ने फोर्स लगाया तो नहीं, महसूस हुआ बस। ये जो फोर्स महसूस हुआ इसी को कहते हैं स्यूडो फोर्स। तो तुमसे कोई पूछे स्यूडो फोर्स क्या है? ऐसा फोर्स जिसे कोई लगाता नहीं, फिर भी हम महसूस करते हैं, और हम सच में महसूस करते हैं, और इन फोर्सेस के कारण गिर भी जाते हैं, इन फोर्सेस के कारण चोट भी महसूस करते हैं, इन फोर्सेस के कारण हमें मोशन भी हो जाता है। मैं बस की चिकनी छत पे बैठा हूं, बस अचानक ईस्ट की तरफ चल पड़ी, मेरे पे झटका लगा, मैं वेस्ट की तरफ फिसल गया, वेस्ट की तरफ फिसल गया, बस ईस्ट की तरफ चली, मैं वेस्ट की तरफ फिसल गया। मैंने जो फोर्स महसूस किया था वो रियल फोर्स नहीं था, वो एक स्यूडो फोर्स था। लेकिन स्यूडो फोर्स में ये काबिलियत होती है कि मुझे धक्का दे सके। बस में जब ब्रेक मारा था, स्यूडो फोर्स लगा था, लेकिन स्यूडो फोर्स के कारण मेरी खोपड़ी खुल गई। तो स्यूडो फोर्स काम रियल जैसा करते हैं, बिल्कुल रियल जैसा, और न्यूमेरिकल करते समय स्यूडो फोर्सेस को कंसीडर किया जाता है। आगे चल के, अभी मैंने बताया ना, अभी तो बहुत शुरुआती स्टेज में चैप्टर है, आगे चल के स्यूडो फोर्सेस का न्यूमेरिकल्स में खूब यूज आएगा। तो फिलहाल स्यूडो फोर्स समझ में आ गया, हमेशा मोशन के अपोजिट। चीजें लेफ्ट की तरफ जाएंगी तो स्यूडो फोर्स राइट में लगेगा, चीजें राइट की तरफ जाएंगी तो स्यूडो फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा, चीजें ऊपर जाएंगी तो स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा। अब मान लीजिए फिर वही लिफ्ट का केस, एक लिफ्ट, अब मैं कोई वेइंग मशीन नहीं रख रहा, मैं फिर से आदमी का वेट बताऊंगा। इस आदमी पर जो ग्रेविटी के कारण फोर्स लग रहा है वही इसका इफेक्टिव वेट है। जब रुकी हुई है फिर तो चाहे रियल वेट बोल दो या इफेक्टिव, यही इस पे लगने वाला फोर्स है। तो वेट क्या है? फोर्स। अब यदि मेरी लिफ्ट, मेरे बेटा कसम खा के कह रहा हूं, इतनी डिटेल में लिफ्ट विफ्ट की एक्सप्लेनेशन किसी बुक में नहीं मिलेगी, ध्यान से सुन लिया तो कभी भूलोगे नहीं। अब क्या हुआ, लिफ्ट अपवर्ड जाने लगी विद एक्सेलरेशन ए। जैसे कि मैंने बताया कि यदि कोई चीज ईस्ट जाती है तो स्यूडो फोर्स लेफ्ट लगता है, कोई चीज नॉर्थ जाती है तो
मैंने क्या बोला, कोई चीज ईस्ट जाती है तो स्यूडो फोर्स वेस्ट लगता है, कोई चीज अपवर्ड जाएगी तो स्यूडो फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। तो इस आदमी पर मोशन ऊपर हो रहा है लिफ्ट में, तो नीचे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगेगा एम में, और ग्रेविटी का फोर्स तो लग ही रहा है एम जी। मोशन ऊपर हुआ तो स्यूडो फोर्स एम में नीचे लगा, कोई भी फोर्स एम में होता है, और ग्रेविटी का फोर्स एम जी भी नीचे लगा। यानी इस आदमी ने दो फोर्स महसूस करे, और वो भी एक ही डायरेक्शन में। तो टोटल इसने कितना फोर्स महसूस किया, एम जी प्लस एम में, यानी कि एम जी प्लस ए। और जो फोर्स हम पे लगता है, जो हम महसूस करते हैं, वही तो हमारा इफेक्टिव वेट होता है, तो इसका इफेक्टिव वेट एम जी प्लस ए। ना कोई मैंने वेइंग मशीन रखी, ना कोई रिएक्शन बताई, मैंने स्यूडो फोर्स से समझाना शुरू कर दिया। यदि ये लिफ्ट और ये है इसमें पर्सन, यदि लिफ्ट नीचे जाएगी एक्सेलरेशन ए से, तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा एम में, मोशन के अपोजिट। तो आदमी लिफ्ट नीचे जा रही है तो आदमी पे स्यूडो फोर्स ऊपर लग रहा है, और ग्रेविटी का फोर्स एम जी नीचे लग रहा है। ऐसी सिचुएशन में इफेक्टिव वेट क्या होगा? इफ वेट, तुम तो अपने दिमाग में जिस दिन ये बसा लोगे कि वेट और कुछ नहीं, फोर्स का दूसरा नाम है, उस दिन सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। हम पे लगने वाला फोर्स, ग्रेविटी जो हम पे फोर्स लगा रही है, वही हमारा वेट है। अर्थ पर हमारा वेट ज्यादा है, मून पर जाके हमारा वेट कम है, क्योंकि मून हम पे कम फोर्स लगाता है। और फ्री स्पेस में चले जाए तो हमारा वेट 0 हो जाता है, क्योंकि फ्री स्पेस में हम पे कोई फोर्स ही नहीं लगता। हम पे फोर्स लगेगा तो वही वेट है, हम पे फोर्स नहीं लगेगा तो वेटलेस है। तो ये आ गया, तो इफेक्टिव वेट एम जी माइनस एम में हो गया। ये बिल्कुल अलग लॉजिक है, लेकिन आंसर तो एक ही आएगा भैया। फिजिक्स में रिजल्ट तक पहुंचने के तरीके अलग हो सकते हैं, रिजल्ट अलग नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि एक तरीके से प्रूफ किया तो इफेक्टिव वेट का अलग फॉर्मूला, और दूसरी तरह से प्रूफ किया तो इफेक्टिव वेट का अलग फॉर्मूला। इफेक्टिव वेट के फॉर्मूले मैंने पूरे तुम्हें समझा दिए। लिफ्ट का केस हो गया, स्यूडो फोर्स हो गया। अब मुझे बताना है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स एंड कार्ट, बोलो बेटा, कुछ पूछ रहे हो? सर इसमें MA क्या है, मतलब कौन सा फोर्स है? स्यूडो फोर्स। जैसे आप बस में बैठे हो, बस ईस्ट की तरफ लगी, तो पहले आप बताओ फोर्स किधर लगेगा? वेस्ट। वो फोर्स एम में होता है। जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। सर, हाँ बोलो। सर तो रियल फोर्स भी तो एम में ही है। बेटा, सर जो रियल फोर्स एक्ट कर रहा है वो भी तो एम में ही है। बेटा यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स अलग आएगा, अभी स्यूडो फोर्स में वो मिक्स मत करो। अभी पहले स्यूडो फोर्स का जिंदगी में पहली बार कंसेप्ट समझा है, तो बस ये समझ लो, एक्सेलरेशन का सिंबल हर बार ए नहीं होता। चलो, एक्सेलरेशन के सिंबल ए भी हो सकता है, ए डैश भी। यहाँ पर रियल फोर्स जो आएगा एम में डैश आएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना और समझना। ये बताओ, फ्रिक्शन वाली वीडियो सब देख चुके हो ना? यस सर। सबने? यस सर। ठीक, यस सर। चलो मेरे बेटा ऐसा है, एक एग्जाम्पल कराता हूं, ए और ए डैश में अंतर। ये एक ट्रक है, इस ट्रक के ऊपर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। अब जो बच्चा साथ साथ मेरी दी गई वीडियो नहीं पढ़ रहा होगा उसका बैंड बजेगा। मैं तो बल्कि अभी 2-3 वीडियो और देने को रुकी हुई है, तो कल या परसों में एक दिन में लाइव नहीं आऊंगा। लाइव ना आकर के बढ़िया सी वीडियो भेजूंगा पढ़ने के लिए, क्योंकि कंसेप्ट उससे भी स्ट्रांग हो जाते हैं, तो वही चीज दोबारा रिपीट क्या करनी, बता दूंगा एडवांस में। तुम तो अपना ग्रुप देखते रहा करो, सबसे जरूरी है व्हाट्सएप ग्रुप पे नजर रखो। दिन में जब भी बैठो व्हाट्सएप खोलो तो मेरा ग्रुप जरूर देख लो, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो नहीं है। ये ट्रक है, ट्रक के ऊपर एक बॉक्स है 2 kg का। ध्यान से सुनिए, 2 kg का ब्लॉक है।
ये रफ सरफेस है, तभी मैंने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2। अब ये ट्रक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे चलने लगा। जब ये आगे चलेगा तो ये पीछे फिसलेगा। तो मुझसे पूछा है ये कितने एक्सेलरेशन से पीछे फिसलेगा। कायदे में आज अभी स्यूडो के न्यूमेरिकल कराने नहीं थे, लेकिन जब डाउट आ गया तो भैया फिर तो देख, तुम्हें पता है मैं बताऊंगा ही जरूर। ट्रक थोड़ा इंटरनेशनल बन गया। यदि ये ट्रक 10 एक्सेलरेशन से आगे चलेगा तो ये बॉडी कितने एक्सेलरेशन से पीछे जाएगी। अब यदि इसे ए ले लिया तो इसे कुछ और मानना पड़ेगा, ए डैश मान लो। मैं ये समझाना चाह रहा था हर फोर्स एम में नहीं होता। कोई फोर्स मान लो अलग अलग बॉडी अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रही हो, कोई ए से चल रही है, कोई ए डैश से चल रही है, कोई ए डबल डैश से चल रही है, तो फोर्स एम में भी हो सकता है, एम में डैश भी हो सकता है, एम में डबल डैश भी। आप ध्यान से सुनिए, यदि ये ट्रक 10 एक्सेलरेशन से आगे चलेगा तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा। जितना मन लगा के समझ सकते हो, मैंने कहा ना इस तरह के और भी न्यूमेरिकल आएंगे, एक तो समझो। यदि ये एक्सेलरेशन 10 से आगे चलेगा तो ये बॉडी एम ए स्यूडो फोर्स महसूस करेगी। एम क्या है? इस बॉडी का मास, यानी कि 2 kg। और ए क्या है? ट्रक का एक्सेलरेशन, यानी कि 20 न्यूटन। एक बात बता, ट्रक धीरे से आगे चलेगा तो इस पे कम फोर्स लगेगा, ट्रक तेजी से आगे चलेगा तो इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा। ट्रक सुपर फास्ट निकल गया तो ये एकदम धड़ से गिरेगा जाके। यानी ट्रक के एक्सेलरेशन का इफेक्ट होता है स्यूडो फोर्स से। तो जब स्यूडो फोर्स निकालोगे इस बॉडी पर एम में, तो ए होगा जिस बॉडी पे रखा है उसका एक्सेलरेशन। तो तुम खुद ही सोचना, ट्रक ज्यादा एक्सेलरेशन से चलेगा तो इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा ना, तो इसका फोर्स जो लगता है वो होता है एम ई। एम तो है इसका खुद का मास, लेकिन एक्सेलरेशन खुद का एक्सेलरेशन नहीं है। स्यूडो फोर्स ट्रक के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। चल भाई, ये फोर्स इसे खींच रहा है 20 न्यूटन। और कौन से फोर्स है? म्यू यहां लिख लू 0.2। इसका वेट 2g जमीन को दबाएगा तो इस पे ऊपर रिएक्शन लगेगी, R = 2g। एक्शन रिएक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन, क्योंकि म्यू दिया हुआ है तो फ्रिक्शन लगेगा। बॉडी जिधर भी मूव करती है फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगता है। तो बॉडी लेफ्ट जाना चाह रही है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। कितना फ्रिक्शन लगेगा? तो मैंने आपको पढ़ाया था लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू आर। म्यू है 0.2, आर है 2g। म्यू है 0.2, आर है 2g, यानी हो गया 4 न्यूटन। सर ये वाला म्यू के होगा ना, म्यू के? बेटा खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो, दूसरों को भी कर रहे हो। जब काइनेटिक में पढ़ा चुका है, मोशन में है तो म्यू के ही तो होगा। म्यू के, तुम बताओ ये मोशन में है या रेस्ट पर है? मोशन में। तो जब मोशन में है तो बोलने की जरूरत ही नहीं, म्यू के है। हर बार लिखा नहीं जाता म्यू के या म्यू एस, सिर्फ म्यू लिख दो, वो हमें अंडरस्टूड होता है कि भाई ये कौन सा है। ठीक है, अब तुम बताओ, ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन 4 न्यूटन। क्योंकि मूव कराना चाह रहा है 20 न्यूटन और फ्रिक्शन है सिर्फ 4 न्यूटन। तो बताओ, ये वाला फोर्स तो इससे कैंसिल हो गया, इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन ये दोनों तो कैंसिल नहीं हुए। तो इस 2 किलो की बॉडी पर 20 आगे खींच रहा है और 4 पीछे खींच रहा है। तो नेट फोर्स हो गया 20 - 4। नेट फोर्स होता है एम में, एम है 2। अब क्या मैं इसे ए लिख दूं? तो जवाब है, क्या मेरी ये बॉडी ए से फिसल रही है या ए डैश से फिसल रही है? तो ए डैश लिखेंगे बेटा। फॉर्मूला तो एम में बोलेंगे,
लेकिन जब a की वैल्यू a डैश है तो लिखेंगे तो a डैश ना, तो ये आ गया 2a डैश। तो 16 इज इक्वल टू 2a डैश, तो a डैश आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यदि ये मेरा ट्रक 10 एक्सेलरेशन से चलेगा तो ये बॉडी 8 एक्सेलरेशन से पीछे फिसलेगी। एक और एग्जांपल कराता हूं, कंपटीशन का आया वही करा देता हूं, मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि हॉर्स एंड कार्ट रह गया है बस इस वाली शीट में। हॉर्स एंड कार्ट यदि अभी टाइम बचा तो अभी करा दूंगा, नहीं तो हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम कल के न्यूमेरिकल्स के साथ करा दूंगा। कल शीट 1 के न्यूमेरिकल्स होंगे। अब इस वाले में बेटा सारे बताने को तैयार रहना जो आपको समझाया है। अच्छा एक चीज मैं इतने मिटा रहा हूं, क्लियर कर दूं, कई बुक्स कई न्यूमेरिकल में म्यू के और म्यू एस अलग अलग नहीं देते, तो ऐसे में म्यू के और म्यू एस को बराबर माना जाता है। आपके लगभग 80% न्यूमेरिकल में म्यू के और म्यू एस अलग अलग नहीं दिए होंगे, सिर्फ म्यू दिया होगा। तो चाहे म्यू के की जरूरत हो तो भी म्यू ले लो, और म्यू एस यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो भी म्यू ही ले लो। यदि मैंने किसी न्यूमेरिकल में सिर्फ म्यू लिख दिया 0.7 तो यही म्यू के है, यही म्यू एस है। या तो मुझे अलग अलग म्यू के और म्यू एस दो, नहीं दोगे तो मुझे म्यू के चाहिए तो भी यही, म्यू एस चाहिए तो भी यही। और आपके मैंने बताया ना 80% न्यूमेरिकल में यही होगा, 80% में। अब मैं क्योंकि जो टॉपिक कराया है उसी को पक्का करा दूं, एक न्यूमेरिकल करेंगे आप और हम मिलके। क्वेश्चन ये एचसी वर्मा से है, डिजिट बदल सकती है। डिजिट तो मैं अभी हाथ के हाथ कोई रटे हुए तो नहीं बैठा, लेकिन एचसी वर्मा में मिल जाएगा। ये ट्रक है, इस पे 10 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है बैक साइड में। यहां पर मैंने एक ब्लॉक का रखा, 10 किलो के ब्लॉक को रखा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है। ट्रक को इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अभी मैंने बस रखा है, प्लेस किया है, प्लेस करने के बाद ट्रक चला दिया, तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक? 0। ट्रक चला दिया, कितने एक्सेलरेशन से ट्रक चला दिया? तो जवाब है मैंने ट्रक को चला दिया एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे से पूछा गया भाई ये थोड़ी होता है ट्रक के पीछे रखी चीज जरूर फिसलेगी, फिसल भी सकती है नहीं भी। मुझसे पूछा गया है दो बात, ये स्लिप होगा या नहीं होगा, ये फिसलेगा या नहीं फिसलेगा। यदि फिसलेगा तो कितने समय में नीचे गिर पड़ेगा। दो बातें हैं, पहले हमें भाई एक बात बता, ट्रक के पीछे रखा हर सामान फिसल के गिरी थोड़ी पड़ता है। तो पहला तो ये बताना है ये स्लिप होगा या नहीं होगा, और दूसरा बताना है स्लिप होगा तो कितने समय में गिरेगा। तो पहले जरा सारे फोर्सेस बना करके देखते हैं कि ये स्लिप होगा या नहीं होगा। अब आपकी हेल्प चाहिएगी सबकी, जो सबसे पहले बता देगा वो बेस्ट माना जाएगा। ट्रक राइट में चला 5 एक्सेलरेशन से, तो 10 किलो के ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स लगेगा टुवर्ड वेस्ट 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 वेस्ट। स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला है एम में। एम कौन सा लेते हैं? जिस बॉडी पे फोर्स लगा 50 लगेगा, 50। लेकिन एक्सेलरेशन मास तो ब्लॉक का लोगे, लेकिन एक्सेलरेशन किसका लोगे, ब्लॉक का या ट्रक का? ट्रक यानी 10 into 5 सीधे लिख दो 50 न्यूटन। ये इसे खींचना चाह रहा है नीचे की तरफ 10G, 10G को सीधे 100 लिख देता हूं, G को 10 मान के 100 न्यूटन। ऊपर रिएक्शन भी 100 होगी। अब जब ये इधर चलना चाहेगा तो लिमिटेड फ्रिक्शन कोशिश करेगा, तो पहले ये पता लगाओ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या। म्यू आर 30, म्यू है 0.3, आर है 100, 30 न्यूटन। 30। अब तुम समझ गए मेरी बात,
फिसलाना चाह रहा है 50, रोकना चाह रहा है 30। सर फिसल जाएगा 20 हो जाएगा, फिसल जाएगा। 20 न्यूटन से। सुनो बेटा, यदि म्यू की वैल्यू 0.8 होती, म्यू की वैल्यू 0.8 होती, तो ये नहीं 0.8 नहीं फिसलता। सर माइक बंद हो गया। क्योंकि फिर फिसलाना चाह रहा है 50 और रोकना चाह रहा है 80, तो ये रुका रहता। तो लेकिन मेरे क्वेश्चन में तो 0.3 है, तो 30 है, 30 है, तो ये फिसलेगा। अब जब ये फिसलेगा तो पता लगाना पड़ेगा कितने एक्सेलरेशन से फिसलेगा। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये नहीं कह सकते, मेरी बात समझ जाओगे मेरे लाल। मुझे तुम पे भी भरोसा है, रखने पे भी भरोसा है। 30 साल हो गए पढ़ाते हुए, बच्चे मेरे हिसाब से समझने लगे तो क्लियर। नेक्स्ट, इसे ए डैश मानना या A1 मानना या A2, मुझे कोई मतलब नहीं, ए मत मानना। ये नीचे और ऊपर के फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट कट गए, लेकिन 50 खींच रहा है, 30 रोक रहा है, तो नेट फोर्स हो गया 50 माइनस 30 20, और नेट फोर्स होता है एम में। एम तो रखूंगा इसका 10 और एक्सेलरेशन तो ए डैश आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीनिंग कि ये बॉडी, ये ट्रक यदि 5 के एक्सेलरेशन से आगे चलेगा तो ये ब्लॉक 2 के एक्सेलरेशन से पीछे फिसलेगा। अब जरा सिर्फ ब्लॉक की बात करो, ट्रक को भूल जाओ। ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट था, ब्लॉक में एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गिरने से पहले ब्लॉक को 10 मीटर फिसलना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस से 10 मीटर। टाइम निकालना है तो मैं ना भी बताऊं सब बता देंगे। यू पता है, ए पता है, एच पता है, टी निकालना है। S = UT + ½ AT²। जब ये बच्चों को नॉलेज नहीं होती ना और कंपटीशन में आ जाए तो बच्चे कहते हैं कितना डिफिकल्ट आया, और तुम में से जिसे समझ में आ गया होगा कितना आसान न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सिंपल। एक बार इसे देखो जरा फटाफट। हाँ जी, अगला। मेरे बेटा शीट नंबर 1 में सारा हो गया, स्यूडो फोर्स हो गए, कनेक्टेड मोशन हो गया, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम छोड़ के सेकंड लॉ इज रियल लॉ तो हो गया था ना बेटा। यस सर। यस सर। और रॉकेट प्रोपल्जन मैंने वीडियो में दिया हुआ है, अभी भेजा नहीं है। तुम लोग जब शीट देखोगे सर इसमें रॉकेट प्रोपल्जन है, उसी की वीडियो कल या परसों में दूंगा। लेकिन तुम पे लिमिटेड टाइम है, तो जिस दिन वीडियो एक से ज्यादा दूंगा तो उस दिन लाइव टिक कराऊंगा, ठीक है ना। फिर पढ़ने का पता चला टेम्पो डाउन सा हो जाता है। ठीक है, आखिरी टॉपिक। अच्छा, लामीज थ्योरम है शीट नंबर 1 में, वो मैं पहले ही करा चुका काइनेमेटिक्स के समय। अब आता है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। बेटा एक बात बताऊं, मुझे ये टॉपिक पढ़ाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें मुझे एक दिक्कत आती है। मुझे दिक्कत आती है, टीचर कह रहा है मुझे दिक्कत आती है। वो क्या? मेरे से हॉर्स नहीं बनता। अब हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम में हॉर्स बनाना पड़ेगा, और हॉर्स मेरे पिताजी से भी नहीं बने, तो जैसा भी बनाऊंगा कोई भी हंसेगा नहीं। तुम्हें टॉपिक पढ़ना है, हंसना नहीं है। ये है हॉर्स, ये है हॉर्स, है ये रहा, चश्मा लगा दिया इसके। ये है बेटा हॉर्स। इसके यहां से केबल गई और केबल से जुड़ी हुई है कार्ट। ये यहां इसके पीछे कार्ट जुड़ी हुई है।
हमसे पूछा जाता है कि जब ये हॉर्स चलता है तो कौन कौन से फोर्स काम करते हैं, कौन कौन से फोर्स काम करते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, समझिए ध्यान से मेरे बेटा। सबसे पहले हॉर्स ग्राउंड को पीछे की तरफ हिट करता है चलने के लिए, पीछे पैर मारता है, पीछे टेढ़ा, वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं मारेगा। आप खुद देख लो चल के, मान लो आप जमीन पे परपेंडिकुलर पैर मारो तो आगे ही नहीं बढ़ने के, आप इनको टेढ़ा धक्का देते हो तो ये हॉर्स ग्राउंड को पीछे धक्का मारेगा, फोर्स एफ, तो ग्राउंड उस पर रिएक्शन लगाएगी इक्वल एंड अपोजिट। हॉर्स ने ग्राउंड को पीछे पुश किया, एक्शन, ग्राउंड ने लगा दी रिएक्शन। इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर मेरी बुक में यहां आर कॉस थीटा दिया है, भैया थीटा कुछ बुक्स में इसे थीटा ले रखा है, कुछ बुक्स में इसे थीटा ले रखा है, तो रेक्टिफिकेशन वाला तो कंफ्यूज हो जाएगा। भैया यदि ऊपर थीटा ले रखा है तो ऊपर आर कॉस थीटा और नीचे थीटा ले रखा है तो सामने, समझ गए। हॉर्स जमीन पर फोर्स लगाता है, टेढ़ा, इंक्लाइंड, ग्राउंड उस पर रिएक्शन लगाती है। रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। कोई सा भी कॉस हो सकता है, कोई सा भी साइन, डिपेंड करता है थीटा आपने कहां से नापा है। अब ये आर कॉस थीटा ऊपर की तरफ होता है और हॉर्स का वेट नीचे की तरफ होता है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होकर के एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। आर कॉस थीटा हॉर्स को ऊपर धक्का दे रहा है, एमजी हॉर्स को नीचे खींच रहा है। ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट ना हो तो क्या होगा बेटा, तुम शहर में रहने वाले हो तो तुमने देखा नहीं होगा, यदि कभी आर कॉस थीटा चाहता है हॉर्स ऊपर उठे, एमजी चाहता है हॉर्स नीचे जाए, यदि आर कॉस थीटा बड़ा हो जाए तो हॉर्स ऊपर उठ जाता है, टंग जाता है। तुम लोगों ने कभी गांवों में गए हो तो कई बार हल्के घोड़े को गाड़ी में जोत दो तो वो टंग जाता है, जरा सा भी ढाल आ गया, कुछ भी गड़बड़ हो गई, ऊपर उठ गया। तो आर कॉस थीटा यदि एमजी से बड़ा हो गया तो ये ऊपर उठ जाएगा, यदि एमजी बड़ा हो गया तो घोड़ा नीचे बैठ जाता है, उसके पैर मुड़ जाते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं। फिर घोड़े को आगे कौन खींचता है, तो जवाब है आर साइन थीटा। आर साइन थीटा घोड़े को आगे लेके जाता है। समझ में आ गया। यदि हॉर्स ग्राउंड पर ज्यादा फोर्स लगाएगा तो तेजी से आगे चलेगा, क्यों, यदि एक्शन ज्यादा होगी तो रिएक्शन ज्यादा होगा, रिएक्शन ज्यादा होगा तो आर साइन थीटा ज्यादा होगा, और आर साइन थीटा ज्यादा होगा तो वो तेजी से चलेगा क्योंकि इसे चलाता है आर साइन थीटा। जब हॉर्स को आर साइन थीटा आगे चलाता है तो जो ये केबल कार्ट से हॉर्स को जोड़े हुए है वो खिंच जाती है, क्योंकि हॉर्स जाना चाह रहा है आगे। इनर्शिया के कारण कार्ट रुकी रहना चाहती है, कार्ट चाहती है रुकी रहूं, हॉर्स चाहता है आगे चलूं, तो बीच की केबल खिंच जाती है। और जब बीच की केबल खिंच जाती है तो उसमें आ जाती है टेंशन। टेंशन की वीडियो भेज चुका हूं। ये जो टेंशन है, एक टेंशन इधर एक इधर, जो इधर वाली टेंशन है ये घोड़े को आगे बढ़ने से रोकती है। आर साइन थीटा आगे ले जा रहा है हॉर्स को, टेंशन रोक रही है, तभी घोड़ा धीरे चल पाता है। तुम्हें बताइए यदि मैं डोरी तोड़ दूं तो घोड़ा तेजी से दौड़ जाएगा क्योंकि टेंशन खत्म हो जाएगी रोकने वाली। लेकिन यदि डोरी बांध दूं, कार्ट को खींचना मुश्किल, तो आर साइन थीटा चाह रहा है कि हॉर्स आगे बढ़े, टेंशन रोकना चाह रही है तो घोड़े को मुश्किल होती है, तभी कार्ट से बंधे घोड़े को चलने में दिक्कत होती है। जबकि साधारण हॉर्स जो होता है वो दौड़ जाता है, कार्ट से बंधा हॉर्स नहीं दौड़ पाता तेजी से। अब ये टेंशन
हॉर्स के लिए तो नुकसानदायक है, रोक रही है, लेकिन ये टेंशन ही कार्ट को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्ट को जो खींच के ले जाती है ये टेंशन ले जाती है। अब जब ये टेंशन कार्ट को खींच के ले जाएगी, कार्ट पे और कौन से फोर्स होंगे? कार्ट का खुद का वेट ग्राउंड को नीचे दबाएगा, ग्राउंड इस पर रिएक्शन लगाएगी आर डैश। सिंबल जरूरी नहीं कि वही लिखो जो मैंने लिखे हैं कि इसे आर डैश ही कहो। कुछ बुक्स में यहां आर होगा, यहां आर डैश होगा, कुछ बुक्स में तो आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा ही नहीं लिखा, उन्होंने सीधे R2 और R1 लिख दिया। जितनी बुक्स उतनी एक्सप्लेनेशन, चीजें सब में सही लिखी हैं, सिंबल्स अलग अलग है, वेरिएबल्स अलग अलग यूज हुए हैं। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या एज्यूम कर रहे हैं। लैंग्वेज क्या लिखनी है वो शीट में टाइप है, आप शीट में से पढ़ लेना, लेकिन थ्योरी एक बार जरा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हॉर्स ने ग्राउंड को हिट किया F फोर्स से, ग्राउंड ने रिएक्शन लगाई, रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो गए, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा ने हॉर्स को ऊपर धक्का दिया, mg ने नीचे धक्का दिया, दोनों बराबर हैं तो ना हॉर्स ऊपर गया ना नीचे गया, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट। आर साइन थीटा ने हॉर्स को आगे खींचा, जब आर साइन थीटा ने हॉर्स को आगे खींचा तो बीच की केबल खिंच गई, केबल खिंच गई तो उसमें टेंशन आ गई। एक सिरे की टेंशन ने हॉर्स को रोकने की कोशिश की और दूसरे सिरे की टेंशन ने कार्ट को खींचना चाहा। कार्ट पर नीचे की तरफ था mg और ऊपर की तरफ थी रिएक्शन r डैश। अब जब कार्ट आगे की तरफ चलेगी तो कार्ट पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी लगेंगे, तो आप यहां पे फ्रिक्शन भी दिखा सकते हो। तो ये मैंने सारे फोर्सेस समझा दिए। वीडियो आज की बहुत खास हो गई है क्योंकि इसमें स्यूडो फोर्स भी हो गए, लिफ्ट के सारे केस हो गए और ये सब बता ही दिया। तो फिलहाल अब मैं यहां रोकता हूं, मेरे भी अब आज का काम हो गया। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो लाइव जब होगा, चाहे कल या परसों, तो उसमें मैं आपको कराऊंगा सीधे शीट 1 के न्यूमेरिकल। मेरे से आगे ये ट्राई मत करना, कुछ बच्चों को आगे दौड़ने की आदत होती है, वो परेशान हो जाएंगे। मेरे साथ साथ चलो, दैट इज मोर देन एनफ। अब के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।